नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एग्जाम वर्ट में। और आज हम चर्चा करेंगे द केरला स्टोरी के बारे में। और केरला स्टोरी के बारे में आज चर्चा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पूरी मूवी कल बैठ के हमारे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में देखी है। वहाँ पूरी की पूरी जो इनकी कास्ट टीम थी, जिसके अंदर एक्ट्रेस अदा शर्मा की बात करें या फिर सुदीप्तो सेन साहब की बात करें या जो शाह जी जिन्होंने यहाँ पे इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो, ठीक है, तीनों के स्टेटमेंट सुने हमने बैठ के, डायरेक्टर, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर तीनों के। उसके अलावा बहुत सारे इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 15 दिन से, जब से इसका ट्रेलर आया है कि इस मूवी में जो फैक्ट बताए गए हैं वो कितनी सच्चाई है और क्या क्या है। तो ये जो हमें मूवी दिखाएगी वो प्रीमियर था एक्चुअली में, और जो प्रीव्यू के लिए जो मूवी रखा जाता है वो हमें दिखाया गया था। उसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो अभी सेंसर बोर्ड ने कट कर दिए हैं, जो कि आप जब थिएटर्स में देखने जाएंगे तो आपको वो डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। खैर, मैं बताऊंगा, आपको पूरा रिव्यू दूंगा उस पर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मूवी है पूरी की पूरी, ये किस पे आधारित है। मोस्टली आपको पता होगा क्योंकि पूरे मीडिया हाउसेस से लेके आप चाहे न्यूज़पेपर हो, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी इसकी खूब बात हो रही है। अगर हम बात करें द केरला स्टोरी की, तो केरला स्टोरी के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा जिन्होंने मेन रोल प्ले किया है। और अदा शर्मा जो हैं, उनकी कहानी एक शालिनी उन्नी कृष्णन करके एक लड़की होती है जो कि अपना नर्सिंग का पढ़ाई कर रही होती है। और नर्सिंग का पढ़ाई करते हुए फिर उसे एक पूरी प्रोसेस के थ्रू ये बताया गया इसमें कि मुस्लिम लड़के से प्रेम हो जाता है और बाद में वो फातिमा बन जाती है। और फातिमा बनने के बाद वो लड़की जो है वो सीरिया के अंदर भेजी जाती है। अलग बात है वो सीरिया नहीं पहुंच पाती है, इराक बॉर्डर से वापस आ जाती है। वहाँ से उसे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो बचा लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है ये कि इसके अंदर ये बताया है कि कैसे ट्रैप किया जाता है। ये मैं फिल्म की कहानी बता रहा हूँ, मेरी कहानी नहीं है। कैसे ट्रैप किया जाता है उन्हें, और फिर उसके बाद उन्हें आतंकी संगठनों के साथ अटैच कर दिया जाता है, सेक्स स्लेव वगैरह के लिए उन्हें यूज किया जाता है वहाँ पे। ऐसा इस स्टोरी में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमने लिखा कि जो 32,000 गर्ल्स हैं वो कहाँ हैं, उस पर बात करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पूरी की पूरी मूवी को देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आई, वो ये आई कि शुरू से लेके अंत तक जब हमने उस मूवी को देखा तो उस मूवी का जो मेन पार्ट है, जो जहाँ पे वो कहें कि पूरी की पूरी कहानी घूम रही है, वो घूम रही है खासकर आईसिस जो है, यानी कि आपका एक आप जानते होंगे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सीरिया में। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक करके जो है, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड आईसिस जो है उसके कैसे जो लोग हैं वो काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, और फिर उन लोगों को कन्वर्ट करके उनको अपने ही धर्म से मोड़ के उसके बाद उन्हें फिर अपने ही धर्म के अगेंस्ट बना दिया। खासकर अगर हमने एक सीन देखा था, वो सीन ये था, क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज वगैरह होने की वजह से हम उसे ऐड नहीं कर सकते इसमें। इनकी जब हम बात करते हैं तो इनको भी उस पूरी फिल्म में फांसी लगा के मरना पड़ता है। खैर, उस पर मैं बात करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो पूरी कहानी को जब आप देखेंगे, यहाँ पे एक मैं रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये कास्ट टीम थी जो कि कल आए हुए थे, यहाँ पे अदा शर्मा बैठी हैं जेएनयू के ऑडिटोरियम में। एक स्टोरी है जो कि बीबीसी में पब्लिश हुई थी, और वो स्टोरी थी 2016 में, ठीक है। ये बीबीसी पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं बिना फैक्ट के वो बात नहीं करना चाहूँगा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। यहाँ पे ये था कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं, और बाद में यह बताया गया था कि आईएसआईएस जो है उसमें शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद जो 4 महिलाएं हैं वो खरसान प्रांत जो है आईएस के एपी, यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट है जो कि खारसान, जहाँ पे आप देखेंगे तालिबान और खारसान के बीच में अफगानिस्तान में लड़ाई होती रहती है। आपने देखा होगा जब अमेरिका वाले छोड़ के गए उसके बाद जो मेन वॉर है अफगानिस्तान में, वो 2 दलों के बीच में चल रहा है, तालिबान और खारसान के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो ये जो पॉइंट था, खारसान में शामिल होने के लिए पतियों के साथ गई थी, और भारत सरकार ने उनके जो कहें कि उनकी स्वतंत्रता और भारत वापस लाने का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने उनको मना कर दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि भारत सरकार के लिए वो भारत के नागरिक से ज़्यादा के टेररिस्ट हैं। भारत सरकार ने मना कर दिया। ये बीबीसी की रिपोर्ट पब्लिश होती है 2016 में। अब इसी के अनुसार बीबीसी क्या कहता है कि 21 लोग जो हैं, इनकी अगर जब बात की जाती है तो
यहाँ इस्लामिक स्टेट जो है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिहादी आतंकवादी समूह जो है उसमें शामिल होने के लिए देश छोड़ा उन्होंने। यहाँ पे अगर आप डाटा देखेंगे तो बीबीसी कहता है 21, ये कहानी है 2016 की, और ये है अफगानिस्तान में जब तालिबान पे कब्जा किया तो ये खबर आई थी वहाँ पे कैसे बंद है वहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि जो खारसान है ये ऑलरेडी अफगानिस्तान में तालिबान का बिल्कुल विपक्षी माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बीबीसी की जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया कि 21 लोग जो हैं जो इस्लामिक स्टेट आईसिस जो है उसमें शामिल होने के लिए देश छोड़ के गए थे। और वहाँ पे जिक्र आता है एक स्टूडेंट का कि एक छात्रा जो है उसने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था, और ये कहा गया था उस रिपोर्ट में जब उसने वो देश छोड़ा तो 8 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। और इस फिल्म में जो अदा शर्मा है वो जब जाती हैं अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया के लिए तो वो जाने से पहले प्रेग्नेंट थी, ये इस स्टोरी में दिखाया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर इसमें एक इन्होंने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी ने भी बताया था कि किसी को रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान 10 से 15 से अधिक महिलाएं हैं जो 2016 में केरल से आईसिस में शामिल होने के लिए गई हैं, ठीक है। और हालांकि ये माना गया कि केरल से लड़कियां गायब हुई है, बीबीसी की रिपोर्ट कहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस विषय पे कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। 3200 लड़कियों का क्या डाटा है उसके ऊपर कल जब ऑडिटोरियम में फिल्म खत्म होने के बाद इनके सुदीप्तो सेन साहब हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, और ये अदा शर्मा जो इसकी मेन एक्ट्रेस हैं, ये तीनों जब बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ तो इन्होंने एक जब क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट ने कि सर ये बताइए जो 32,000 गर्ल का आपने डाटा जो लगाया वो मैथमेटिक्स है ओनली या फिर इसका कोई आपके पास ऑफिशियल प्रूफ भी है। तो इन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर 7 साल काम किया है, 7 साल हमने रिसर्च किया है, तब जाके हमें पता चला है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ इसमें शामिल की गई हैं, उनके धर्म को बदला गया। लेकिन इन्होंने किसी भी ऑफिशियल डाटा होने की बात से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हमने आरटीआई लगाया था एक, और आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने हमें एक वेबसाइट बोला कि आप ये आरटीआई में इन्होंने एक्चुअली ये क्वेश्चन डाले थे, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बताए थे कि एक क्वेश्चन हमारा ये था कि कितनी लड़कियां गायब हुई हैं यहाँ। जब ओमन चांडी साहब ने वहाँ के जो असेंबली में बयान दिया उसके बाद से आज तक कितनी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है, ठीक है, और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग आज तक आईसिस या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुकी हैं। तो उनका ये कहना है सुदीप्तो सेन का कि अभी तक हम आरटीआई का रिप्लाई का आंसर कर रहे हैं, जो खासकर उसके आंसर आने का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा। अभी तक पिछले 6 महीने से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, ऐसा सुदीप्तो सेन का कहना था। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एक तो इससे रिलेटेड था, और दूसरा वहाँ की जो पुलिस है उसने अभी तक इस पर कोई रिव्यू नहीं दिया है। ओमन चांडी साहब का जो एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर उन्होंने वो अपना बात रखा था कि अगर इस तरह से चला तो 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कि उसका जो लिंक था वो हमने मांगा तो उन्होंने कोई वेबसाइट प्रोवाइड कराई केरला गवर्नमेंट ने, वो वेबसाइट एरर आ रहा था, वो वेबसाइट नहीं चल रहा है। उन्होंने उसका हमें फिल्म खत्म होते उसके लास्ट में आप जब सिनेमा हॉल्स में देखने जाएंगे इस मूवी को तो आपको भी लास्ट में उसका लिंक दिखाएंगे, तो वो लिंक इन्होंने दिखाया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में ये आपके सामने 4 गर्ल्स हैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, ये इनका एक मेन रोल रहा है, बाकी इनका नाम उसमें शालिनी उन्नीकृष्णन रहा है, ये इनकी क्लासमेट है, ये भी उनकी क्लासमेट है, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे आप नीचे जस्ट पिक्चर देख रहे हैं कि इनमें तीनों ने हिजाब पहना हुआ है और ये जो है ये बिना हिजाब के हैं। इनका हमने इंटरव्यू देखा जिन्होंने बताया कि ये वही लड़की हैं जिनको हमने फिल्म में दिखाया जिनकी स्टोरी को, लेकिन ये फेस ओपन करके सामने नहीं आए ड्यू टू लाइक सम इश्यूज हो सकते थे उन्हें, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो इस पूरी कहानी में ये तीनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और कॉलेज में जब पढ़ने जा रही होती हैं उसके बाद वहाँ जब कॉलेज में एंट्री करती हैं तो वहाँ पे देखती हैं कि बाहर ओसामा बिन लादेन वगैरह के बारे में कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं उनके फेवर में। एंड एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन जब उनके कॉलेज की प्रोफेसर ओरिएंटेशन ले रही होती हैं तो वो कहती हैं कि यहाँ से कुछ बाहर के लोगों ने आके बाहर फ्री कश्मीर जैसे नारे जो हैं वो लिखे हैं, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का काम नहीं है। और उसी बीच में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक ग्रुप काम कर रहा होता है खासकर आईसिस के लिए, जो आईसिस के लिए पैसा उन्हें भेजा जाता है और वो बोलते हैं कि
जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा तो मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वही ट्रेलर वाला जो सेंटेंसेस हैं वो बोलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है ये बोलती हैं कि आपको केवल दोजख वगैरह में जाना पड़ेगा। जो फिल्म की स्टोरी है वो बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कुछ भी गलत करते हो, काफिर हैं एंड लाइक आपको दोजख में जाना पड़ेगा, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें वो बोलती हैं। तो यहाँ पे जो ये है लड़की, ये क्रिश्चियन फैमिली से होती है, तो ये बोलती है कि ना आई डोंट बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और इधर जो ये दोनों लड़कियां, शालिनी उन्नीकृष्णन और ये दोनों भी स्टार्टिंग में उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। फिर ये दिखाया जाता है कि ये जो है ये उन आईसिस के लोगों से मिली होती हैं और ये फिर उनको इनके पीछे कुछ जो लड़के हैं उनको भेज देती हैं जो आईसिस का ही पार्ट होते हैं। फिर जब इनके मॉल में आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कपड़े वगैरह फाड़ दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये बोलती हैं कि हिजाब पहनिए आप और हिजाब पहनने से आप प्रोटेक्ट रहेंगी। तो ये स्टार्टिंग में उस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ पे जाके ये मान जाती हैं और उसके बाद ये हिजाब पहनने लगती हैं और अपने घर जाती हैं। तो धीरे धीरे इनका भगवान से भरोसा उठने लगता है और ये अल्लाह में ट्रस्ट होने लगता है इनका। तो धीरे धीरे एक होता है ना कि जो डाइवर्जन वो दिखाया गया पूरी फिल्म में कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये लोग बदलते हैं अपने धर्म को छोड़ के। और इनका तो ये हो जाता है कि एक टाइम पे इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि इनके फादर को ये सुनने के बाद, जबकि इन्होंने इस्लाम अपना लिया है, तो ये इनको समझाते हैं कि आप जाइए और अपने जो गहने हैं वो ले आइए कि जो हमारा धर्म है उसके अंदर संपत्ति लेना गुनाह नहीं माना गया है, लेकिन आपके जो माता पिता वो काफिर हैं, तो आप जब तक उन पे थूक नहीं देती हैं तब तक आप उस चीज़ को आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ऐसा कुछ बोलती हैं ये उसको। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उस मूवी के अंदर वो जाती हैं वहाँ पे और अपने फादर जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके सिर के ऊपर थूक के आती हैं। और वो जो भी ज्वेलरी वगैरह का ऐसा कुछ सीन नहीं दिखाया गया उस टाइम पे, तो उनकी माँ बहुत परेशान रहती हैं उस चीज़ को लेके। और इवन इनके फादर नहीं होते हैं, इनकी माँ होती हैं अकेली, तो वो भी बहुत परेशान होती हैं। और इन्होंने घर के अंदर पूजा पाठ सब पे भरोसा उठ जाता है। और यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने, जो आपने देखा होगा ट्रेलर में जो दिखाया गया है कि शिवा के ऊपर एक बात कही, वो सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कट कर दिया। तो आपको आने वाले दिनों में शिव भगवान का और यहाँ पे राम का एग्जाम्पल ये देती हैं कि वो कैसे भगवान हो सकते हैं जो सीता की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए और आप तो वानरों की पूजा करते हैं, ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर होता है। अब कहानी बढ़ती है धीरे धीरे आगे। इस पूरी स्टोरी के अंदर एंट्री होती है दो लड़कों की। उनमें एक लड़का ये बताया जाता है कि वो MBBS कर रहा है, जो कि ये बताती हैं कि उनका कजिन है और इनके कजिन और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है। एंड आफ्टर दैट बिफोर द मैरिज ये खासकर कहती हैं कि देखिए बिफोर मैरिज रिलेशन बनाना, फिजिकल रिलेशंस बनाना कानून सम्मत तो नहीं है आपके धर्म के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर वी आर कमिटेड देन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर हम कमिटेड नहीं हैं तो गलत माना जाता है। तो ये बोलती है कि ठीक है हम तो कमिटेड हैं। तो होता क्या है कि ये उनके साथ फिजिकली अटैच हो जाती हैं। और उसके बाद इधर जो इनकी कहानी होती है, ये भी एक उसी फिल्म में एक मुस्लिम लड़के के साथ उनका अटैच दिखाया जाता है। तो इनके काफ़ी सारे जो पिक्चर्स होते हैं वो उसके पास होते हैं, न्यूड्स होते हैं उनके पास, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जाके क्या होता है कि ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब कहानी पूरी पलट जाती है, यहाँ से कहानी पलटना स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में जिस लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में होती हैं वो मना कर देता है कि नहीं, ये जो बालक पल रहा है ये मेरा नहीं है। एंड आफ्टर दैट थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो मानता है कि ठीक है वी विल मैरी, बट उसके लिए तुम्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इस पूरी फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे आता है कि कन्वर्जन दिखाया गया उसमें। ठीक है, मैं फिल्म की कहानी बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। जो कहानी देखी है मैंने वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फिर शालिनी उन्नीकृष्णन जो हैं उनको ये आके बोलती हैं कि हाँ ठीक है, आपको टाइम चाहिए होगा, थोड़ा टाइम लो, सोचो, अल्लाह के शरण में आओगे तो काफ़ी खुश रहोगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ टाइम बाद शालिनी जो है वो बोलती हैं कि यार कॉलेज में सबको पता चल जाएगा, ये होगा वो होगा, तो बोलते हैं कि ठीक है आप इस्लाम अपना लो।
एक टाइम पे आके जब ये शालिनी और इनकी जो मित्र होती हैं वो वहाँ पे मौलवी के पास इन्हें ले जाया जाता है। तो मौलवी के पास जब जाती हैं तो वहीं पे एक लक्ष्मी करके लड़की, भाग्य लक्ष्मी करके एक लड़की और बैठी होती है जो इस्लाम धर्म अपना चुकी होती है, और वो कहती हैं कि हम कास्ट बेस्ड जो मैरिज है उसकी वजह से अगर हम मुस्लिम लड़के से प्रेम कर लें तो इसमें हमारी क्या गलती। तो उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया होता है और वो अपनी स्टोरी बताती है, तो इसको ऐसा फील होता है कि वो सेम इसकी स्टोरी बता रही होती है। बाद में क्या होता है, जो लड़का इनके साथ, इनका जो बॉयफ्रेंड रहा होता है वो गायब हो जाता है, और जो मौलवी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि वो मालदीव चला गया, उसके पेरेंट्स को कुछ इशू हो गया है, तो ये गलत किया उसने। और फिर यहाँ पे मौलवी साहब इनको, शालिनी उन्नीकृष्णन को और डरा देते हैं, बोलते हैं कि देखो अगर तुमने पहली गलती ये की कि लाइक यू आर नॉन मुस्लिम, सेकेंडरी आपने मेडिसिन्स खाई, ठीक है, और मेडिसिन्स एक्चुअली इनको एक प्लान के थ्रू दी गई थी, वो भी आपने पाप किया, उससे दोजख में जाओगे। और फिर तीसरा जो होता है वो बोलते हैं कि तुमने बिफोर मैरिज आप फिजिकल रिलेशंस में थे, तो वो भी आपने गलत किया, वो भी पाप किया। अब इस पाप का या तो सजा भुगतो, अदरवाइज इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये पूछती हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो बोलते हैं कि आपको अगर कोई अल्लाह का भेजा हुआ बंदा मिल जाता है, आप उससे शादी कर लीजिए, आप आगे का जीवन जीजिए और अल्लाह की जो खिदमत है उसमें काम करिए, तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। तो इनको फिर से वो चीज़ें थोड़ी सी टाइम लेती है, लेकिन फिर मान जाती हैं, और उस टाइम तक इनका नाम हो चुका है फातिमा, ठीक है। शालिनी उन्नीकृष्णन जो है वो चेंज हो चुकी थी फातिमा में। अब फातिमा उस चीज़ को मान लेती है कि ठीक है मैं मैरिज कर लूँगी, लेकिन वहाँ पे क्या उस फिल्म में दिखाया गया कि पूरा प्लान चल रहा होता है, पहले से उन्होंने एक लड़का खड़ा कर रखा होता है जो कि शालिनी से मैरिज करने के लिए तैयार होता है। अब वो शालिनी से मैरिज करता है, यानी कि फातिमा से मैरिज करता है, और फातिमा से मैरिज करने के बाद अब कहानी नया मोड़ ले लेती है। वो बोलता है कुछ टाइम बाद, उसकी माँ आती है इसे लेने, मना कर देती है, फातिमा हो जाती है। तो इसकी शालिनी की जो माँ है वो इनको कॉल करके बोलती है कि शालिनी आना क्यों नहीं चाहती घर पे। तब ये बताती हैं कि शालिनी प्रेग्नेंट है और इस वजह से, और दूसरी चीज़ फिर ये बताती हैं कि हम फंस चुके हैं बुरी तरह से, क्योंकि इनके भी काफ़ी सारे पिक्चर्स थे जो कि इन्होंने भेजे थे, या जो भी इशू रहा हो। उस फिल्म में क्या करता है कि जो लड़का होता है अब्दुल नाम का, वो लड़का इनको धमकी देता है कि आपको मेरे साथ शादी करके सीरिया चलना होगा। तो ये कहती है कि नहीं, अगर अल्लाह का काम करना है तो हम भारत में रहकर करेंगे, हम सीरिया जाके काम ये नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे वो लड़का इनको फिर धमकी देने लगता है कॉल पे, और ये पूरा अपना स्टैंड ले लेती हैं। एंड इनके जो फादर होते हैं उसको कम्युनिस्ट का एक रूल दिखाया गया है, तो वो कम्युनिस्ट वाला कंसेप्ट भी कट कर दिया गया है फिल्म से। आप मूवी थिएटर में जाएंगे तो आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। तो वो कम्युनिस्ट वाला जो होता है, तो वो बोलते हैं तुम्हारा फादर कम्युनिस्ट है, काफिर है, ये है, वो सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये लोग, ये स्टार्टिंग में तो क्योंकि मान चुकी होती है, लेकिन तब इनको रियलाइज होता है कि मैं शायद गलत हूँ, और ये मना कर देती है कि ठीक है मैं शादी नहीं करूँगी, अगर भारत में रहना तो कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। अब इनके साथ क्या होता है कि वो लड़का इनकी पिक्चर्स जो हैं वो उनको मलेशिया और इंडोनेशिया अदर कंट्रीज में भिजवा के सोशल मीडिया पे वायरल करवा देता है, और वो चीज़ें न्यूज़ में आने लगती हैं। तो न्यूज़ में आने लगती हैं तो ये क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है। इनके फादर इनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन पिक्चर्स वाले इशू की वजह से सुसाइड कर लेती है, और जो अब्दुल नाम का लड़का होता है वो इनके माता पिता के घर पे भी आग लगवा देता है, उनको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। उसी टाइम पे जो इनकी ये तीसरी फ्रेंड जो थी, ये शालिनी उन्नीकृष्णन को फ़ोन करती हैं। शालिनी उस टाइम सीरिया के लिए भेजे गए। इनको यहाँ पे ये बताया गया कि हम जो जा रहे हैं वो पूरा यहाँ से हम श्रीलंका जा रहे हैं, ठीक है। अब श्रीलंका हम हनीमून बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनको ले जाया कहाँ जा रहा था, सीरिया ले जाया जा रहा था आईसिस में शामिल होने के लिए। ये फ़ोन करते हैं, उनको बात पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो शालिनी इनको बताती हैं कि मैं श्रीलंका आई हुई हूँ और अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई हुई हूँ। तो ये इनको बोलती है कि नहीं, ये तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि ये भी एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में थी, और उसके बाद जब इन्होंने अपना धर्म बदल, क्रिश्चियन धर्म बदलने से मना कर देते, तो ये दिखाते हैं उसमें कि इनके साथ हर डे लगभग 17 से 18 लोग रेप करते थे, ठीक है। ये उस स्टोरी में इन्होंने बताया। तो वो कहती है कि मैं भी उसी ट्रैप में थी, जब मैंने मना किया कि मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ अपना धर्म, तो मेरे ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला के मेरा कई दिनों तक मुझे अज्ञात जगह पे रखा गया और मेरा कंटिन्यू रेप किया जाता था। वो बताती है और कहती है कि तुम ट्रैप में फंस चुकी हो, लेकिन यहाँ इनके मन में इतना डर बिठाया होता है कि जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएगा वो काफिर है, उसको दोजख में जाना पड़ेगा, उसको दुख झेलना पड़ेगा। तो जब इनका हस्बैंड आता है तो शालिनी बोलती हैं उनको कि मेरी फ्रेंड का कॉल था एंड वो बता रही थी ऐसे ऐसे कि उसने सुसाइड कर लिया और ये सब। तो बोलती है देखो उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है।
तो वो बड़ा खुश होता है मन ही मन में कि हाँ ठीक है, इसको क्या ही पता है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये लास्ट कॉल उस वहाँ से अपनी माँ को करती हैं, और उसके बाद जब वापस में श्रीलंका से इनको भेजा जाता है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान पहले, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, उस पूरे प्रोसेस से पहले इनके मोबाइल वगैरह छीन लिए जाते हैं। और जब अफगानिस्तान में ये पहुंचती हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि ये ट्रैप में फंस चुकी हैं और इन्हें कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर चलाया जाएगा। तो जब ये पार करते हुए, धीरे धीरे बॉर्डर पार करते हुए अफगानिस्तान पहुंचती हैं, वहाँ देखती हैं कि जो टेररिस्ट हैं, आईसिस के लोग हैं, आप देखेंगे एक वो वीडियो, मैं उस वीडियो को रियल कहूँगा क्योंकि मैंने सीरिया का वीडियो देखा था। वहाँ पे आईसिस के जो टेररिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, जो आपने देखा होगा पानी के दूध के टैंकर होते हैं, उनके अंदर भर के लाते हैं, लेडीज़ तक उसके अंदर भर के लाते हैं, बेहोश होते हैं आधे वो उस टाइम पे, उनको भर के लाते हैं। फिर अपने हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग देना, लड़कों को क्या ट्रेनिंग देना, लड़कियों को सेक्स स्लेव में यूज करना, ये रियलिटी है। ये आईसिस की आप जाके रिसर्च कर लीजिए, आपने अगर पुराने स्टोरीज नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिए आईसिस की क्रूरता के किस्से। तो आईसिस की बात पे अगर कोई ऑफेंड होता है तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखती हैं कि वहाँ पे लोगों को कैसे काट के फेंक दे रहे हैं, कोई महिला अगर विरोध करे तुरंत उसको काट दे रहे हैं, मोबाइल रखना तक वहाँ पे हराम माना जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती है। जब ये जाती हैं तो इनके पति जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ अल्लाह के काम के लिए और कुछ दिन में वापस आऊँगा। तो ये बोलती हैं ठीक है, और उनके जाते जब चले जाते हैं तो उसी टाइम पे, क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती है ऑलरेडी, तो ये एक लड़की को जन्म देती हैं। इनके पड़ोस में ही वहाँ पे आईसिस कमांडर होता है, उसकी वाइफ इनकी मदद करती है। और उस दौर में क्या होता है कि ये जो शालिनी उन्नीकृष्णन है, यानी कि फातिमा जो है, वो एक मैसेज डालने के लिए परेशान रहती हैं अपनी माँ को। तो कैसे भी करके वो एक पास में और होता है कमांडर, उसके वाइफ मैसेज डलवाती हैं, लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं तो इनको उसकी वाइफ को गोली मार देते हैं। वो आके गोली मार देते हैं, तुमने फ़ोन क्यों यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए जो ये तरीका है ठीक नहीं है। इनके हस्बैंड कुछ दिन बाद वापस आते हैं, जब इनके हाथ में एक डॉटर होती है, तो ये बोलती हैं कि मैं भी साथ में चल सकती हूँ क्या। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं तुम साथ में मत जाओ, ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में बच्ची है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि आईसिस के कुछ लोग आते हैं, इनका गेट खटखटाते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक यूएस ड्रोन हमले में मारा गया है, ठीक है, हमारा काफ़ी नुकसान हो, उसमें तुम्हारा हस्बैंड भी मारा गया। ये झूठी खबर लेके आता है वो। 2 दिन बाद फिर वहाँ से टेररिस्ट आते हैं और इनको जिस घर में ही रह रही होती है वहाँ से उठा लिया जाता है और गाड़ी में डाल के इनको ले जाया जाता है उस जगह जहाँ जो सीरिया बॉर्डर के आसपास किसी स्पेस पे इनको ले जाया जाता है। वहाँ जब जाती है तो इनके हाथ में जो इनकी डॉटर होती है उसको वो लोग छीन लेते हैं ज़बरदस्ती, और वहाँ इनको पता चलता है कि वो छीनने वाले को पूरी टीम की हैंडलिंग इनका वो हस्बैंड कर रहा था, जिससे इन्होंने दूसरी शादी की थी, ठीक है, वो मरा नहीं था। और वहाँ पे जब उसकी पूरी स्टोरी को देख लेती हैं ये, और इनको फिर ज़बरदस्ती अंदर ले जाया जाता है एक तंबू के अंदर। वहाँ देखती हैं कि बहुत सारी बुर्का पहनी हुई महिलाएं बैठी हुई हैं और सबके हाथ सांकलों से बंधे हुए हैं। और जब ये सांकलों से बंधे हुए हाथ देखती हैं तो वहाँ पे इन्हें फेंक दिया जाता है। तो इनको एक विमन जो होती है वो स्टोरी बता रही होती है और तब पता लगता है इन्हें कि वो जो दूसरी महिला थी वो भाग्य लक्ष्मी थी, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी वही महिला है जो कि इस्लाम धर्म अपना चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। तो वहाँ फिर दिखाया जाता है कि इनको कैसे सेक्स स्लेव के तौर पे यूज किया जाता है। और सीरिया की ये रियलिटी है, इस फिल्म की रियलिटी हो ना हो, लेकिन सीरिया की रियलिटी है कि जो वीमेंस हैं उनको सही में वहाँ पे एक गोश्त की तरह यूज़ किया जाता है, नथिंग एल्स। आपको 2011-12 का मुझे याद आता है जब कुछ अमेरिकी सैनिकों को या अमेरिकी पत्रकारों को उन्होंने पिंजरे के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था। उस टाइम पे स्टोरी पब्लिश हुई थी आईसिस की, और उस टाइम पे बताया था कि जो लड़ाके हैं वहाँ पे लड़ते हैं और उनको वो जो महिलाएं हैं वो गिफ्ट की जाती हैं कि आप लड़ाई जीतिए, आपको हम इतनी महिलाएं जो हैं वो गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सच्चाई है सीरिया की। तो यहाँ पे इनको बंद कर दिया। अब वहाँ से क्या होता है कि इनको डाल के सीरिया ले जाया जा रहा होता है और उस बीच रास्ते में एक छोटा सा झोंपड़ी टाइप का होता है, वहाँ पे इनको बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ से रुकने के बाद ये लोग निकल सकते। तो ये 3 लोग होते हैं, भाग्य लक्ष्मी होती हैं, उसके अलावा फातिमा होती है जिसका नाम शालिनी था ये, और एक तीसरी और होती है। तीनों वहाँ से पीछे के रास्ते से भागती हैं। उनको पता चल जाता है तो पीछे से वो लोग इनका पीछा करते हुए वहाँ पे आते हैं, और पीछा करते हुए जब आते हैं तो इस पूरी की पूरी स्टोरी में लास्ट में क्या होता है कि भाग्य लक्ष्मी और जो दूसरी महिला इनके साथ भागी होती है, टेररिस्ट के कपड़े पहन के भागे होते हैं एक्चुअली में। तो उस टाइम पे
इनको पीछे से गोली मार दी जाती है, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि इनको गोली नहीं लगती है। कैसे लग जाती है? क्योंकि एक्टर हैं, फिल्म में अगर एक्ट्रेस को गोली लग जाएगी वहीं फिल्म खत्म हो जाती, तो इनको गोली नहीं लगती है और ये बच जाती हैं, ठीक है। और ये वही महिला है, ये बताया गया कि ये उसी महिला की स्टोरी है जो इस टाइम अफगानिस्तान की जेल में बंद है, शालिनी उन्नीकृष्णन या फातिमा जिसका नाम है। और ये वहाँ जब बेहोशी की हालत में पड़ी रहती हैं तो 17 घंटे बाद एक यूएस ड्रोन जो है वो वहाँ पे ऊपर से जब गुजरता है तो उसे नीचे कोई पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो रोबोट अपना यूएस जो आर्मी है वो रोबोट को पास भेज के चेक करवाती हैं कि ये कौन है, कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, वेपन्स क्योंकि ह्यूमन बॉम्ब तो नहीं है, कहीं बहुत सारी चीज़ चेक करने के बाद इनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। यूएस पीस कीपिंग फोर्स जो है वो इनको हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ जाके इनका उपचार होता है, फिर ये ठीक होती हैं। फिर इनसे पूछताछ होती है तो ये बोलती हैं कि मेरी डॉटर को छीन लिया, उससे मिलवा दीजिए। फिर अपनी माँ को कॉल करती हैं बाद में पूरी पूछताछ होने के बाद, और इनको फिर एक सेफ प्लेस पे रखा जाता है जेल में। वहाँ जाके देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इंडिया से बहुत अलग अलग विमेंस जो हैं वो वहाँ पे कैद होती हैं ऑलरेडी। और ये आपने देखा आईसिस वगैरह के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के भी लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। अब यहाँ पे डाटा की बात की जाए पूरी फिल्म में, तो डाटा का मैंने स्टार्टिंग में बताया, सुदीप्त सेन है, उन्होंने क्या कहा था कि हमने आरटीआई डाला लेकिन हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये जो 3 लड़कियों की स्टोरी है, खासकर ये तीनों लड़कियों की स्टोरी जो है वो एकदम सत्य है, ऐसा कहना है। और इनका इन्होंने जो ये लड़की है इसका इंटरव्यू इन्होंने उसमें डाला हुआ है फिल्म के लास्ट में। तो ये पूरी कहानी थी। अब इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि फिल्म की जो स्टोरी है उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। और मैंने एक शशि थरूर का ट्वीट पढ़ा था जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले किया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि केरला के अंदर ऐसे कुछ एफआईआर रजिस्टर हुए हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने जब पूछा कि नंबर के ऊपर आपका क्या कहना है, तो इन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ा सवाल ये कि नंबर के ऊपर चर्चा आज क्यों हो रही है। चर्चा नंबर पे नहीं होनी चाहिए, चर्चा यहाँ पे इशू पे होनी चाहिए थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर 10 लड़कियां भी वहाँ से उनको मैनिपुलेट करके आईसिस में भर्ती करवाया गया है, आईसिस का हिस्सा अगर उन्हें बनाया गया है, तो वो क्यों हो रहा है। ये कहना था इसके डायरेक्टर का, या फिर हम बात करें एक्ट्रेस जो है अदा शर्मा, उनका ये कहना था कल की स्क्रीनिंग के बाद कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। तो उनका कहना ये है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे जो विशेष वर्ग को टारगेट करने की बात है या एक स्टेट को टारगेट करने की बात है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसा हो रहा है, नॉट ओनली केरला, अगर किसी और स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको कहीं ना कहीं जांच करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और प्रॉपर इस चीज़ की वेरिफिकेशंस होनी चाहिए। क्योंकि ये हम जानते हैं कि इंडिया में भी कई सारे जो पहले इंडियन मुजाहिदीन था और भी 1-2 संगठन हुआ करते थे जिनके ऊपर बाद में बैन लगाया गया, उनमें बहुत सारे इंडिया के लोग थे जो कि शामिल हुआ करते थे, उनको मैनिपुलेट किया जाता था, धर्म के आधार पर भड़काया जाता था, बहुत सारी चीज़ें बदलती थी उनकी लाइफ में और वो हथियार थाम लेते थे। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि किसी भी स्टेट से या किसी शहर से, किसी गांव से, वहाँ पे उन्होंने एक केरला के 2-3 गांव के नाम बताए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उन गांवों का बताया कि वहाँ पे प्रॉपर शरिया कानून लागू होता है। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जब आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पे किसी भी गांव में शरिया कानून लगाने की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो वो पॉइंट था उनका कि इस चीज़ को लाइक हम जब डिबेट करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह का बिहेव क्यों देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे उनके डाउट्स थे इस चीज़ को लेके, क्वेश्चंस थे, जनता से क्वेश्चन थे, ऑडियंस से क्वेश्चन थे, हमारे क्वेश्चन से ज़्यादा उनका भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर था कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस मूवी को देख के मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी और जो स्टोरी है उसके अंदर डाटा की मैंने आपको रियलिटी बता दी, क्या रियलिटी है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, अकॉर्डिंग टू एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी। बाकी इस कहानी में जो मेन फोकस किया गया है वो आईसिस पे किया गया है कि आईसिस में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और केरला से लोगों ने ज्वाइन किया है आईसिस को। ये ऑफिशियली डाटा में भी है, भले ही 10 लोगों ने किया है, 20 लोगों ने किया, 30 लोगों ने किया, डजंट मैटर, लेकिन आतंकी संगठनों से लोग ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे। अब लड़कियाँ कितनी ज्वाइन हुई हैं ये ऑफिशियल डाटा नहीं है। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें ये है कि हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इशू हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं रेप की, तो रेप के बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जहाँ पे लोग अपने समाज में इज्जत बचाने के चक्कर में कभी एफआईआर फाइल नहीं करते हैं
इवन हमारे जेएनयू में भी एक स्टूडेंट वर्ग है जो क्वेश्चन कर रहा है इस चीज़ पे कि एफआईआर कहाँ है सारी, और कैसे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के वो सारा डाटा लेके आ गए। तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में उस टाइम आया था, कल शाम को मीडिया जो टीवी चैनल से बात करते हुए मैंने ये बात रखी थी वहाँ पे कि हमारे इंडिया में जब रेप जैसे जो कार्य होते हैं, जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो उसके बाद आज भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हमारी आबादी का जो कभी भी या तो बच्चे घर पे नहीं बताते हैं, और बता भी देते हैं तो पेरेंट्स अपनी सामाजिक इज्जत बचाने के चक्कर में एफआईआर फाइल नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि अगर लड़की अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है, तो वो उस चीज़ को छुपा लेते हैं पेरेंट्स भी। तो मेरे को एक ये भी रीज़न लगता है कि अगर इतना नहीं जितना भी है, लेकिन एफआईआर का जब सवाल उठता है तो सारी एफआईआर होना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। इंडिया के जो सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है, लोग उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उनको सामाजिक डर लगता है कि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। नॉर्मली आपने अपने आसपास देखा होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद एफआईआर कम होने के पीछे रीज़न ये भी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो फातिमा है, फातिमा के 3 फेस आप देख रहे होंगे जो कि इस फिल्म में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, खासकर गर्ल्स की अगर आप बात करें इंडिया में, एक जो पॉइंट होता है जब आजकल चर्चा चलती है लिव इन रिलेशनशिप की, उस पर भी इन्होंने कल क्वेश्चंस क्रिएट किए थे। तो खैर बहुत सारे इसमें सवाल हैं कंट्रोवर्सी के। तो मेरी जो हद में है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये पूरी तरह ये फिल्म थी, फिल्म की ये स्टोरी थी, और ये मेरी तरफ से जो मेरे रिव्यू हैं वो मैंने आपको दे दिए। तो एक बार मूवी ज़रूर देखिएगा, विरोध करिएगा, समर्थन में हैं आप, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस मूवी को एक बार देख के आइए और फिर अपना रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 5 तारीख को सिनेमा हॉल में ये उपलब्ध हो रही है मूवी, आप देखने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जमीयत उलेमा हिंद जो है उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उसके अलावा जमीयत एक मुस्लिम संगठन है जिसने कहा कि आप 32,000 गर्ल्स वाली बात को प्रूव कर दो, हम 1 करोड़ रुपए देंगे। खैर वो अब क्या रहेगा, उस पर फिल्में आती हैं, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, और कई बार मैं मानता हूँ कि कंट्रोवर्सी इसलिए भी होती है कि फिल्मों को चर्चा में लाने के लिए भी कंट्रोवर्सी होती है। जैसे एक फिल्म आया था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं, रणवीर कपूर का था और शायद दीपिका पादुकोण का, दोनों का था। उस फिल्म का काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, बाद में उसका थोड़ा बहुत चेंज किया और वो फिल्म सुपर हिट रही थी। तो कई बार मुझे लगता है कि फिल्मों को हिट करवाने के लिए भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें डाली जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करें और लोग देखने जाएं। तो खैर हम भी उसका हिस्सा बन चुके कंट्रोवर्सी का। कैसा रहा ये सेशन बताइएगा, आपकी क्या राय है इस पूरी फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद, वो भी बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसी स्टोरीज़ पे रिलेटेड चर्चाएं मिलती रहें। आपको आने वाले दिनों में जो गो फर्स्ट है, एक विमानन एयरलाइंस है जो कि दिवालिया होगी, उस पर भी हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों बात करते रहेंगे। तो ये पूरी कहानी थी द केरला स्टोरीज़ की, और इस केरला स्टोरीज़ की लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है ये पूरी। इसके अंदर आप एक बार थिएटर में जाके ज़रूर देखिएगा। यह हमारा भाग्य था कि हमें पहले देखने को मिल गई, इसलिए हम आपको बताने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में कोई सवाल भी है, जो भी है आपके मन में, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जितना हो सके शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।